हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अभी तक हमें 10 क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिल गए हैं। हर साल के पेपर में अभी तक के 10 क्वेश्चंस हमें मिनिमम इसमें से देखने को मिलते हैं, तो दैट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड और इम्पॉर्टेंट इसको क्या चीज बनाती है कि ये बहुत ईजी है, मतलब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, तो बहुत कम टाइम में आप जो है वो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। और इजिली ये लगा लीजिए कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट भी ज्यादा ही कह रही हूँ, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है कैलकुलेशन की तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो 10 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कर रहे हैं, फिर अब मैट्रिसेस के बारे में, साथ में थोड़ा थोड़ा डिटर्मिनेंट्स को भी देखेंगे। मैट्रिसेस से शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स देखो, फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, तो मैट्रिक्स भी एक फंक्शन ही होता है। कहां से लेके कहां तक? आर एन से लेके आर एम तक। ये है मतलब रियल्स का एन टपल लिया हुआ है हमने, ये रियल्स का एम टपल लिया हुआ है। तो मैट्रिक्स भी एक फंक्शन ही होता है आर एन से लेके आर एम तक। अगर आपके पास एक फंक्शन है आर एन से लेके आर एम तक जो कि मैट्रिक्स बनेगा, वो कितने बाय कितने का होगा? एम क्रॉस एन का, एम क्रॉस एन का। ठीक है, मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का होगा? एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा। इसको जर्नली हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं मैट्रिक्स की नोटेशन के लिए। ठीक, और इसमें एंट्रीज जो हैं, मान लो आपके पास एम रोज है और इनको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको लिखते कैसे हैं? जर्नली हम कैसे डिनोट कर देते हैं? यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट ये रोज होती हैं, ये फर्स्ट रो हो गई आपकी। ठीक है, इधर ये सेकंड रो हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। ये कौन सी रो हो जाएगी जी? एमथ रो हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसमें जब हम लिखते हैं कि आपका मैट्रिक्स है ए आई जे कितने क्रॉस कितने का? एम क्रॉस एन का। यहाँ पे आई क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सी रो है, जे क्या डिनोट करता है कौन सा कॉलम है। अब यहाँ पे ये कॉलम को ऐसे करके हम वर्टिकल वाले कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली रोज होती है। तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको हम लिख देते हैं A11। ये कौन सा हो गया? ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। फिर आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एंट्री कौन सी होगी? A12। ऐसे करते करते कितने कॉलम्स हैं आपके पास? n कॉलम्स हैं, तो ये nth कॉलम हो जाएगा। फर्स्ट रो nth कॉलम, एंट्री कौन सी होगी? A1 n हो गई। सिमिलरली इसको कैसे डिनोट कर देंगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ऐसे ही करते करते ये कौन सी होगी? सेकंड रो nth कॉलम, तो ये एंट्री होगी A2n। तो एस ऑन, ये क्या है? फर्स्ट कॉलम है, mth रो है, तो ये AM1 एंट्री होगी। ऐसे ही ये वाली कौन सी होगी? mth रो है, nth कॉलम है, तो AMN एंट्री होगी। ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हो गया जी आपके पास? m क्रॉस n का, दैट इज m बाय n का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जिसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। पहले वाला जो है इस क्रॉस में वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाली जो एंट्री है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये हम जर्नल नोटेट कर डिनोट कर देते हैं कि कैपिटल ए क्या है, इसमें एंट्रीज क्या है? ए आई जे, वेयर ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n का। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ये m और n सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मान लो मैंने आपके पास एक मैट्रिक्स कुछ इस तरह से लिख दिया, तो इसमें रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 3, तो ये 2 क्रॉस 3 का 2 बाय 3 का मैट्रिक्स हो गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स, कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स हो वो एक तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। बट अगर उसमें जैसे रेक्टेंगल के केस में अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाए तो फिर वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाती है। सेम यहाँ पे है, अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जर्नल, अगर इसमें आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसमें अगर देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर ही होंगे, तो हमें दोनों बताने की जरूरत नहीं होगी। तो हम उसको सिंपली क्या कह देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब होगा 3 क्रॉस 3 का है, या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 का है।
आपको दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, दैट मीन्स वो n क्रॉस n का है, बस वो एक ही बार बोल देंगे, दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज हमें रोज और कॉलम दोनों बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब हम कर रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले है मेरे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही रो होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बस नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, एक ही होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो दैट इज ये 1 क्रॉस जैसे 3 का हो गया, तो जनरली हम लिख देंगे 1 क्रॉस n वाला जो मैट्रिक्स होगा वो अपना क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फिर दूसरा सेम आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसमें एक ही कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो दैट मीन्स उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसे ये इसमें कॉलम एक है तो पिछले वाली एंट्री 1 और यहाँ पे रोज कितनी है 3, तो हमने यह लिख दिया 3 क्रॉस 1 का, और जनरली अगर इसको डिनोट करना हो तो ये n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो जाता है, इसको हम कह देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास नल मैट्रिक्स। नल से क्या पता चल रहा है, नल मतलब खाली, जीरो, है ना, तो वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, नल मैट्रिक्स कह देते हैं। नल मैट्रिक्स जो है वो जैसे जैसे यहाँ पे ये कंप्लीटली रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नल मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है और नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है जी, ओके। फिर आता है, देखो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 3 क्रॉस 3 का है, इसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये वाली जो एंट्रीज होती है इनको हम बोल देते हैं जो मेन डायगोनल, इसको बोल देते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, इसको बोल देते हैं मेन डायगोनल, या सिर्फ अगर कोई बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मीन्स वो मेन डायगोनल की ही बात कर रहा है। और जो ऑपोजिट वाला डायगोनल है उसको हम ऑफ डायगोनल बोल देते हैं, ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये वाली जो डायगोनल पे एंट्रीज पड़ी होती हैं फिर उनको क्या बोल देते हैं, डायगोनल एंट्रीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल एंट्रीज बोल देते हैं। और जो बाकी की रह गई डायगोनल एंट्रीज के अलावा उनको क्या कह देंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज कह देंगे। ठीक है, जो डायगोनल पे पड़ी है उनको डायगोनल एंट्रीज, जो नॉन डायगोनल पे हैं उनको क्या बोल देते हैं, नॉन मतलब डायगोनल पे नहीं है उनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक, अब हम डेफिनेशन थर्ड टाइप कर रहे हैं एक तरह से, डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कह हम रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, पर हम बात किसकी करेंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स जब हम बात करते हैं तो पक्की बात है हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम डायगोनल की बात कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही डायगोनल की बात करेंगे, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल की बात, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो फिर उस कोई भी मान लो 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन एंट्रीज को छोड़ के, डायगोनल वाली को छोड़ के बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर जीरो हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो वाला मैट्रिक्स कितने जो कि स्क्वायर, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज के बारे में हमें नहीं पता, बट नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, वो सारी की सारी एंट्री जहां पे आई जे के इक्वल नहीं है, आई जे के इक्वल नहीं है। देखो जो डायगोनल वाली होती हैं उनपे डायगोनल वाली एंट्री जर्नी हमारी क्या होती है, A11, A12, A33। ठीक है, तो इन पे आई और जे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल वाली एंट्री पे आई और जे बराबर होते हैं। जिन पे आई और जे बराबर नहीं होते वो कौन सी होती है, नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। जिनकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हम डायगोनल वाली की बात नहीं करते, वो जीरो भी हो सकती हैं, नॉन जीरो भी हो सकती हैं।
ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो हमने डायगोनल वालों को छोड़ के बाकी की बात करनी है, वो तो जीरो ही है ना, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स बताओ, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने डायगोनल वालों को तो देखना ही नहीं है, हमने सिर्फ किसको देखना है, नॉन डायगोनल वालों को। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, जीरो, हेंस ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो भी क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ठीक, ओके जी। अब करते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, पहले कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स के केस में किसकी बात की, नॉन डायगोनल एंट्रीज की, वैसे ही अपर ट्रायंगुलर के केस में हम बात हो रही है अपर की, बट बात करनी किसकी, एक्चुअली लोअर वाले की। तो किस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर कह देते हैं, जिसकी मेन डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज जीरो होती हैं, जिनकी लोअर वाली एंट्रीज क्या होंगी, जीरो। ऊपर वाली एंट्रीज के बारे में हमने कुछ नहीं कहना, वो जीरो भी हो सकती हैं, नॉन जीरो भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है 3x3 का, पहली बात ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। जब हम अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की बात करनी है, क्योंकि हमने डायगोनल की बात करनी है कि डायगोनल के नीचे वाली या डायगोनल के ऊपर वाली, तो इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कब करनी है, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब देखो डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज चेक करो, क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो बस लोअर वाली एंट्रीज अगर जीरो है तो इसको क्या बोल देना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाली हमने चेक ही नहीं करनी, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो। ठीक है, ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसकी डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज जीरो हो। ये जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे ये वाला ले लूं मैं मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज क्या है, जीरो है ना, तो हेंस ये लोअर ट्रायंगुलर है। आपने नहीं चेक करना कि लोअर वाली जीरो है या नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या देखना है आपने, डायगोनल के नीचे वाली एंट्री चेक करनी है, देखो वो भी तो जीरो है, तो ये वाला मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है। ठीक है जी, इसमें हम डायगोनल एंट्रीज नहीं देख रहे। देखो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज भी जीरो हो जाएं, उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल वाली एंट्रीज भी जीरो हो जाएं, तो ट्रायंगल सिर्फ ऊपर बन रही है, तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज भी जीरो हो जाएं, तो उसको कह देते हैं स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसको लिखा कैसे जा सकता है, देखो एक बात जर्नल वाली देखते हैं हम। अगर हम ये मैट्रिक्स लिख रहे थे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यहाँ पे देखो ऊपर इस डायगोनल के ऊपर वाले डायगोनल पे तो आई और जे दोनों बराबर है ना। ठीक है, जनरली हम इसको कह क्या रहे हैं कि ये क्या है, ए आई जे, फर्स्ट वाली को आई कह रहे हैं, सेकंड वाली को जे कह रहे हैं। देखो जो ऊपर वाली एंट्रीज हैं उनका आई जे से छोटा है, तो ऊपर वाली एंट्रीज के लिए आई इज लेस देन जे। ठीक है, लोअर वाली एंट्रीज के लिए आई जो है वो जे से बड़ा है, आई इज ग्रेटर देन जे, और डायगोनल वाली एंट्रीज के लिए आई जो है वो जे के बराबर है। तो अगर आपने कहना है कि कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ए इज अपर ट्रायंगुलर अगर क्या हो जाए, हमने कहना है उसकी लोअर वाली एंट्री जीरो हो। दैट इज मैं कह देती हूँ कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, किन के लिए, जिनके लिए आई जे से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो वाली एंट्री जिनके लिए आई जे से बड़ा है, दैट इज लोअर वाली एंट्रीज क्या है, जीरो। ऊपर वाली के बारे में हमने कोई कमेंट किया ही नहीं, तो इस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे हम, अपर ट्रायंगुलर कह देंगे। ऐसे अगर अपने लोअर ट्रायंगुलर को लिखना है मैथमेटिकली, तो क्या लिख देंगे, वो वाली एंट्रीज सच दैट आई जिनके लिए आई लेस देन जे है वो क्या हो, जीरो। ठीक, ओके जी। अब हम बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की। पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स की एक बात की, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला,
वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने डायगोनल एंट्रीज की कोई बात नहीं ना की थी, बराबर हो ना हो, 0 हो नॉन 0 हो, कोई बात नहीं की थी। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब उसकी, चलो अगर हम 3x3 की बात कर रहे हैं तो ये बात तो पक्की है कि इन तीनों को छोड़ के बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0। ठीक है, अब अगर ये चाहे 0 हो चाहे नॉन 0 हो, ये मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो। वो ये तीनों सेम 1 1 1 भी हो सकती हैं, 2 2 2 भी हो सकती है, -1 -1 भी हो सकती है, आयोटा 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 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 भी हो सकती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कह देते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इन पर्टिकुलर अब बात कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर इसी स्केलर मैट्रिक्स में c की वैल्यू 1 हो जाए, c की वैल्यू पर्टिकुलरली 1 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को चाहे वो 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, तो जिसकी डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या हो, 1, नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या हो, 0, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, ओके। अब हम बात कर रहे हैं सब मैट्रिक्स की। सब मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं उसकी कितने भी नंबर ऑफ रोज छोड़ दूं, आपकी मर्जी है, आप 2 रोज छोड़ना चाहते हो, 1 रो छोड़ना चाहते हो, है ना, जितने भी नंबर ऑफ रोज छोड़ना चाहते हो, जितने मर्जी नंबर ऑफ कॉलम छोड़ना चाहते हो, जो मर्जी, जैसे फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, उसको छोड़ के बाकी सारा मैट्रिक्स ऐसा लिख देना, उसको उस मैट्रिक्स का क्या बोल देते हैं, सब मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई ये मैट्रिक्स दे दिया, मान लो मैंने इसकी फर्स्ट रो छोड़ दी और ये दोनों कॉलम छोड़ दिए। ठीक है, जो मैट्रिक्स बचा, क्या बचा, इधर 4 10 14 9 13 17, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, सब मैट्रिक्स हो गया, उसका एक पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी नंबर ऑफ रोज छोड़ सकते हो, जितने मर्जी नंबर ऑफ कॉलम्स छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको हम उसका क्या बोल देते हैं, सब मैट्रिक्स बोल देते हैं। ओके, अब ये बताइए कि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपके पास, उन दोनों का आप इक्वल कब बोलेंगे, कब कहेंगे कि ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है। पहली बात, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का, अगर उन दोनों को इक्वल कहना है हमने, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए फॉर ऑल आई एंड जी। पहली बात, अगर हमने इक्वल कहना ही है तो उनको ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो आपके पास एक 2x1 का मैट्रिक्स दिया है, इधर एक 2x3 का मैट्रिक्स दिया, तो वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। पहली बात, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग सारी की सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, इक्वल मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, जैसे हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे हम 2 मैट्रिसेस को भी तो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, एक बी मैट्रिक्स दिया है, से ए क्या है आपके पास, ए आई जे, मान लो m क्रॉस n का, और बी मैट्रिक्स है बी आई जे m क्रॉस n का। फिर से इसमें यही बात कि अगर आपने पहले इन दोनों को ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नीड नॉट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, बट ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कैसे करना है, मान लो आपके पास ये 1 2 3 3 4 1 कुछ भी दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स, अगर ये 2x3 का है तो वो भी 2x3 का ही होना चाहिए। 1 2 3 3 1 2 कुछ भी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये भी 2x3 का है, तो इनको ऐड करना मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दो। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, इधर 6 5 3। ठीक है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा भी उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है।
सम करना मतलब सीधा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अब सम की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर आप पहली बात है कि a प्लस बी करोगे, देखो अगर मैट्रिक्स को सम कर रहे हो तो एक्चुअली कर तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही ऐड रहे हो ना। अब आप चाहे 4 प्लस 1 कर दो, चाहे 1 प्लस 4 कर दो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो दैट मीन्स अगर आप ए में मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स ऐड कर दोगे, चाहे बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड कर दोगे, आंसर जो है दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज, इसको हम बोल देते हैं कि ये कम्यूट करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर एडिशन के अंदर एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि पहले किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसको तीसरे में ऐड कर दो, चाहे आप ये कर लो कि नहीं पहले इन दोनों को ऐड करके उसको आगे वाले में ऐड करो, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। इसको बोल देते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। एडिशन के अंदर कैंसलेशन लॉस भी होल्ड करते हैं। कैंसलेशन लॉ मतलब मान लो आपको दिया है कि a प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू a प्लस सी मैट्रिक्स, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि b मैट्रिक्स जो है वो c मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। आप राइट से भी काट सकते हो, लेफ्ट से भी काट सकते हो, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होते हैं तो क्रॉस भी काट कर सकते हो। मतलब अगर आपको ये ऐसे दिया हो कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू c प्लस ए, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है तो मैं c प्लस ए को a प्लस सी लिख ही सकती हूँ, तो यहां से a से a कैंसल, तो b इज इक्वल्स टू c। एडिशन के अंडर कैंसलेशन लॉज जो हैं वो होल्ड करते, ठीक। ओके जी। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो एक मैट्रिक्स में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आ जाता है? जीरो मैट्रिक्स ना। अगर ए मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स में मैं जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं, लेकिन उतने क्रॉस उतने का ही, ऑर्डर सेम। मान लो अगर ये 2 क्रॉस 3 का है तो जीरो मैट्रिक्स भी कितने क्रॉस कितने का, 2 क्रॉस 3 का, तो फिर आंसर जो है वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स अंडर एडिशन इस मैट्रिक्स की क्या होती है, एक तरह से आइडेंटिटी का काम करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो ग्रुप्स के बारे में, तो किसी एक मैट्रिक्स, बाद में हम डिटेल में भी करेंगे, किसी एक मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होगा कि उसकी जो भी एंट्रीज हैं उन सबका नेगेटिव कर दो तो ए का इनवर्स हो जाएगा माइनस ए। अंडर एडिशन, एडिशन की बात कर रहे हैं, अंडर एडिशन ए का इनवर्स क्या हो जाएगा जी, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब फिर हमारे पास आ जाता है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी एक स्केलर नंबर के साथ, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लो 2 क्रॉस 3 का है, तो अगर 2 क्रॉस 3 का है तो 1 2 3 2 1 3 कुछ भी 0 2 1 ऐसे लिख दिया मैंने। उसको अगर किसी स्केलर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं सबको 5 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 5 10 15 10 5 15 0 10 5। उसका ऑर्डर जो है वो सेम ही रहेगा, हर एंट्री को बस उस स्केलर से क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं जब दो मैट्रिसेस को आपस में प्रोडक्ट करना हो, A इंटू बी। जैसे पहले हमने बात की कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उस पर कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अब हर बार तो प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगी, तो प्रोडक्ट करनी है अगर हमें दो मैट्रिसेस की, तो उन पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये प्रोडक्ट तब पॉसिबल होगी अगर जिसको पहले रखा है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स जो दूसरे नंबर पे है उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करवाना चाहते हैं तो जो इधर लिखा हुआ है n क्रॉस n, दैट इज पिछले वाला मतलब आगे वाला, उसके कॉलम और पिछले वाले की नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेल डिफाइंड होती है, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो आंसर आता है वो कितने क्रॉस कितने का आता है, ये तो चेक कर लिया हमने कि दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो आंसर आएगा वो कितने क्रॉस कितने का आएगा, n क्रॉस p का आएगा, दैट इज पहले की नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट कब डिफाइंड होती है, जब ये m पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स
दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। जो आंसर आता है वो क्या आता है, पहले के नंबर ऑफ रोज क्रॉस दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, अब हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं ना दो मैट्रिसेस की कैसे करते हैं प्रोडक्ट। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 0 0 3, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स ले लिया मैंने। अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो अगर किसी के साथ प्रोडक्ट करनी है तो उसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने ये ले लिया 3 क्रॉस 2 का, है ना, तो 3 क्रॉस 2 का मतलब 3 रोज होंगी इसमें, 1 2 3 लगा दिया हमने, फिर 2 कॉलम होंगे 0 2 1 6। ठीक, तो प्रोडक्ट कैसे करनी है पहले देखो। अब जो आंसर आएगा उसमें यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने करना क्या है, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगी। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, तो ये आएगी आपकी पहली एंट्री जो कि कितनी हो गई 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 4 3, कितना आ गया 4 प्लस 3 7। फिर यहाँ पे क्या आता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कोई एंट्री आ जाएगी, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आंसर है आपके पास वो कितने क्रॉस कितने का आया, क्लियरली 3 क्रॉस 2 का आया। देखो आना भी यही चाहिए था ना, 3 क्रॉस 2 का, ये 3 तो हमने चेक कर लिया, चेक करने के लिए यूज कर लिया, तो आंसर कितने क्रॉस कितने का आया जी 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि इनकी मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे एडिशन हमने बोला कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, और एडिशन के अंडर इनवर्स देख लिया, आइडेंटिटी देख लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी इनटू ए, ये होना चाहिए, बट ये होना जरूरी नहीं। ठीक है, ए इंटू बी नीड नॉट बी इंटू ए। कई बार तो क्या होगा कि ए इंटू बी डिफाइंड होगा, बी इंटू ए डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे अभी हमने एक मैट्रिक्स लिया था, अभी जो मैट्रिक्स लिया था हमने 3 क्रॉस 2 का, और इधर बी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का लिया था 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, इधर 3 क्रॉस 2 का। तो इधर देखो ये ए है, ये मान लो बी है, तो ए इंटू बी डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। बट बी इंटू ए अगर आपने करना है तो बी मैट्रिक्स की ऑर्डर कितना है 3/2 का मैट्रिक्स है, और ए के कितना है 3/3 का, तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम इसके बराबर ही नहीं है, तो बी इंटू ए डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। अगर डिफाइंड हो भी जाए तो फिर भी ये कम्यूट करने जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कम्यूट नहीं करते, कर भी सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है कि हमेशा ही नहीं करते, हम कहेंगे मे नॉट बी, नीड नॉट बी, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनके लिए वो क्या करें कम्यूट करें। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, कॉम्यूटेटिव होनी जरूरी नहीं है, बट एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है कि अगर आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं प्रोडक्ट करने को, पहले 2 की प्रोडक्ट करके उसको तीसरे के साथ प्रोडक्ट कर लो, चाहे पिछले वाले पहले 2 की प्रोडक्ट करके उसको तीसरे के साथ प्रोडक्ट कर लो। हाँ, आपने ये नहीं करना कि मान लो ए बी सी दिया हुआ है तो पहले आप ए और सी की कर लो, एक काम नहीं करना, आप ए और बी की करके उसके सी के साथ कर सकते हो, बी और सी की करके उसके एक साथ कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर उसमें हमने किया था कि उसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं, अंडर एडिशन मैट्रिक्स में कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं, बट अंडर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस में कैंसलेशन लॉ होल्ड करने जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो जरूरी नहीं है कि बी जो है वो सी के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए मैट्रिक्स, ये मैंने ले लिया बी मैट्रिक्स, ठीक है, और इधर मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए मैट्रिक्स दैट इज 0 2 0 0, और बी मैट्रिक्स ले लिया 3 0 0, ये सी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब ए इंटू बी चेक कर रहे हैं, पहले ये वेल डिफाइंड तो है, अब इसको चेक करते हैं, देखिए कितना आता है 0 0 0 0, इधर भी कितना आया 0
0 0 0, दोनों बराबर है ना। A इंटू बी इज इक्वल टू A इंटू सी, बट क्या B मैट्रिक्स C मैट्रिक्स के इक्वल है? नहीं, B मैट्रिक्स C मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। इज 1 इज इक्वल टू 3? नो ना। तो फिर दैट मीन्स कैंसलेशन लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करने जरूरी नहीं है। ठीक, अच्छा। अब आप एक बात और ये भी देखो कि जैसे दो नंबर्स में क्या होता है कि अगर आपको दो नंबर, दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट 0 दी हुई है तो दैट मीन दोनों में से कोई एक पक्का 0 होगा। बट यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट उनकी प्रोडक्ट क्या आ गई? 0 आ गई। तो यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक,